तो तुम जानो अब, है ना। अब एक केवल की वोल्टेज रेटिंग, ठीक है। कल अपने ने बताया था केबल की करंट रेटिंग, ठीक। और आज है ग्रेडिंग, एक ही बात है, एक ही बात है ना। वोल्टेज रेटिंग है ग्रेडिंग, है ना। ग्रेडिंग कल बोला था करंट रेटिंग, ठीक। तो केबल क्या होती, एक चालक और चालक के ऊपर अचालक आवरण, ये होती है केबल। मतलब दो चीजें होती है ना केबल में, एक तो चालक लोहे का, एल्यूमिनियम का या कॉपर का, है ना, तार, और तार के ऊपर चढ़ा हुआ आवरण, ठीक। एक आवरण चढ़ा रहता है इसके ऊपर, प्लास्टिक का, रबर का या किसी भी अचालक आवरण। तो केबल कैसे बनी, दो चीजों से मिलकर, एक चालक और एक अचालक, दो चीजें हैं। तो इस चालक के अंदर तो बहता है करंट, है ना, ये ऊपर बहता है, कवर पे बहता है के अंदर, तार में बहता ना, है ना। तो इस चालक का संबंध कैसे होगा, करंट से, है ना। कितना किस केबल में करंट बहेगा, कितना बहना है, उसके अनुसार इसका चालक बनाया जाता है, तार, है ना। जितना करंट ले जाने लायक केबल बनाना है वो उसका निर्धारण होता है इसके चालक। मतलब जितना करंट बहेगा उतना मोटा तार या उतना गेज का तार अपन को यूज करना, ठीक। एक चीज हो गई। दूसरा, अब बचा इसके ऊपर का कवर, अचालक आवरण। ये काय पे निर्भर करता है, वोल्टेज। करंट का इससे कोई संबंध नहीं, है ना। ये निर्भर करता है वोल्टेज पर, कितना वोल्टेज इस केबल में प्रवाहित होगा, कितने वोल्टेज का करंट प्रवाहित होगा, उतना इसका अचालक आवरण बनाया जाता है। जैसे घरेलू बिजली 230 वोल्ट है ना, 230 वोल्ट है ना, तो इसका आवरण 230 वोल्ट सहने लायक बनाया जाएगा। मतलब ऐसा कि अगर अपन इसको पकड़ ले तो अपन को झटका नहीं लगे, है ना। मतलब ये वोल्टेज इस अचालक आवरण को क्रॉस नहीं कर पाता। और अगर खेतों के ऊपर उपयोग करना है तो वहां पे अपन 440 वोल्ट का उपयोग करना है। हाँ, खेतों की 440 3 फेज की होती है ना, वो है 3 फेज की नहीं वो वो तो अपन वहीं चल के देखेंगे। अब तो इसमें होता है 440 वोल्ट, है ना। तो उस केबल का आवरण 440 वोल्ट का होना चाहिए। मतलब ऐसा आवरण होना चाहिए जो 440 वोल्टेज का करंट सह सके और अपन को झटका नहीं लगेगा, ठीक ठीक। और तीसरा, अगर इससे ऊपर का कोई वोल्टेज है, आ जाओ, बिल्कुल आने के लिए मना ही नहीं है। आइए, अब स्वागत बाद में करेंगे क्योंकि लेट हो गए आप, इसलिए आ जाओ। आप जरा शांत सा, थोड़ा सुबह सुबह ठंडा माहौल में शांत हो जाए, है ना। हाँ बिल्कुल शांत, है ना। तो अरे यार अब चुप हो जाओ। तो अपन ने घरेलू के लिए 230, उद्योगों या कृषि के लिए 3 फेज का उपयोग होता, उसका अचालक आवरण 440 वोल्ट सहने लायक। और अगर मान लो अपन को सप्लाई करना है, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन 11 केवी या फिर 33 केवी, तो उन केबलों का इंसुलेशन इन वोल्टेज को सहने के हिसाब से बनाया जाए।
मतलब सीधी सीधी बात यह है कि केबल का जो चालक होता है उसका निर्धारण उसमें बहने वाले करंट से होता है, और जो उसका अचालक आवरण है ना, वो वोल्टेज के ऊपर निर्भर करता है। यही होती है करंट, केबल की करंट और वोल्टेज रेटिंग। ठीक कहीं है ना। दूसरा वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप भी सब समझते हैं, बस ये है कि वोल्टेज ड्रॉप आपने देखा है कि जहां से बिजली आती है अपने खंभे से, ठीक ठीक है ना, तो शुरुआत में जो लोड लगा होता है उसको अच्छा वोल्टेज मिलता है, और आखिरी छोर पे जो भी लोड मशीन लगी रहती है उसको वोल्टेज पहले की बनिस्बत कम मिलता है। मतलब शुरुआत से आखिर तक जाने में वोल्टेज का ह्रास हो जाता है, कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है ये मैं बता चुका हूँ, एक बार और रिपीट कर ध्यान से सुन लो। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया था कि अगर किसी सोर्स के अंदर पानी बह रहा है, मान लो नल की लाइन है, कोई नल का कनेक्शन यहाँ है, ठीक, तो इसको पूरा प्रेशर मिलेगा, है ना। थोड़ी दूर वाले को इससे थोड़ा कम, और लास्ट एंड वाले को सबसे कम प्रेशर मिलेगा। यही का यही परिकल्पना वोल्टेज की होती है कि शुरुआत में जैसे फेस न्यूट्रल या तीन फेस आर वाई की जो भी आ रहे हैं, है ना, तो शुरुआत ये तीनों फेस है, इनमें जो शुरुआत में कनेक्शन जिस मोटर का या लोड का होगा क्या, उसको तो पूर्ण वोल्टेज प्राप्त होगा, और दूसरे नंबर पे जो कनेक्शन होगा उसके बाद उसको थोड़ा कम, और आखिरी में जो कनेक्शन होगा जिस भी मोटर का मशीन का, उसको वोल्टेज थोड़ा कम मिलेगा। ठीक है ना, ये होता है वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज का नीचे गिरना। ठीक, अब अपन वायरिंग की प्रणालियों के बारे में बात करें, है ना। पढ़ी ये दोनों तीनों चीजें कुछ नहीं। चालक का काय से संबंध होता है केबल के, चालक का संबंध केबल होती है ना, उसके चालक मतलब जो तार होता है उसका संबंध काय से, उसका साइज का निर्धारण कैसे करते हैं, किसके आधार पर? वोल्टेज के आधार पे तो अचालक का निर्धारण करते हैं, चालक का करंट के आधार पे, क्योंकि करंट तो उसी में बहता है ना, तो करंट जितना बहेगा उसके हिसाब से उसका चालक, और वोल्टेज जो होगा उस हिसाब से अचालक। वोल्टेज ताकि अपन को उसको पकड़ने पे झटका ना लगे। यार अब यदि नहीं समझो तो फिर यार कोई है। अगला वैद्युतिक वायरिंग प्रणालियां। क्या घरों में, उद्योगों में या कहीं भी, मतलब धारा को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना काय से संभव होता है? वायरों के द्वारा, है ना। तो उसके तरीके होते हैं, वायरिंग के तरीके। तो पहले दो तरीके हैं। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स प्रणाली, जो कि कल भी मैंने बताई थी, शायद किसी को ध्यान हो तो, है ना। मतलब सबसे पहले घर के अंदर ये आए आपके फेस, ये न्यूट्रल, और ये सबसे पहले तो मीटर में गया, मीटर के बाद ये आता है मेन स्विच। मेन स्विच है ना, वो मेन स्विच के बाद फिर इससे अपन शाखाएं निकालते हैं, फेस की अलग और न्यूट्रल की अलग, है ना। जैसे मान लो 3 सर्किट है ना, तो 3, इसका और इसका एक बॉक्स बना दिया, और फिर आगे लाइन में दी, ऐसे ही दूसरे और तीसरे का बॉक्स, दूसरे और दूसरे का बॉक्स बना दिया। तो ये बॉक्स कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, वितरण वाला बॉक्स, है ना। मतलब
अलग अलग परिपथों में धारा ले जाने के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बना दिए। ये एक तरीका है ना। दूसरा एक और तरीका और क्या होता है, ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स प्रणाली, और एक होता है ट्री प्रणाली। क्या? हाँ, ट्री प्रणाली। ट्री प्रणाली, ट्री का मतलब होता है पेड़। ट्री पेड़ को ही तो बोलते हैं, TREE। ट्री का मतलब पेड़। पेड़ में क्या होता है, एक तना होता है ना, और तने से ये डाले बूटी, और डाल से डाल बूटी, उस डाल से ये डाल, है ना। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि डाल में से डाल में इसमें से एक डाल और फूट जाएगी, है ना। तो इसमें ऐसे ही करते हैं। ट्री प्रणाली में क्या होता है, ट्री प्रणाली हालांकि अच्छी प्रणाली नहीं है, लेकिन उसकी भी जरूरत पड़ती है कहीं कहीं। क्या? तो ट्री प्रणाली में क्या होता है, उसमें मैं बताऊं तो, इसलिए इसे ट्री प्रणाली कहते हैं। इसमें वही अपना मीटर, मीटर के बाद मेन, ये मीटर है ना, मीटर के बाद मेन स्विच है ना, मेन स्विच, ठीक। और मेन स्विच से आपने दो वायर निकाल दिए, ठीक। यहाँ पे जरूरत है किसी लैंप की, ठीक है ना, तो इनसे लगा के अपन ने लैंप लगा लिया। आगे चले, अपन को जरूरत पड़ी दूसरे कमरे में ले जाने की, तो यहीं से दूसरे तार को निकाल दिया, ठीक, और ये आगे बढ़ा दिया, ठीक। इधर से जरूरत पड़ी तो तीसरे जगह भी यहीं से, मतलब एक शाख में से दूसरी शाख छोड़ते जाते हैं, जोड़ लगा लगा के। आओ, जैसे शादी ब्याह में करते हैं कि नहीं, जनरेटर से एक तार आया और वहां से इधर इधर एक हेलोजन का साथ आगे कस दिया और आ गया, करते ही चलो, है ना। मेन तार एक ही होता है, उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स नहीं, कोई चक्कर नहीं, है ना, जोड़ो और चालू। तो वो होती है ट्री प्रणाली। मतलब ट्री प्रणाली में कोई भरोसा नहीं कि किस डाल में से कौन सी डाल फूटेगी, कहीं से भी फोड़ दो जहां से इच्छा, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ट्री प्रणाली में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है। हो गई ना यार, जब एक डाल में से दूसरी डाल, तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है ना। और दूसरा, दुर्घटना के चांस भी ज्यादा रहते हैं, जगह जगह ज्वाइंट आ जाते हैं, है ना। और दूसरी चीज, मेन वायर मोटे लेने पड़ते हैं, मतलब कुल मिला के नुकसान ही नुकसान है। वो शादी ब्याह में तो एक दिन का काम है, लेकिन घर में करो तो फिर वो लंबा रहता है ना। कसो तो क्या जेब में रख के घूमोगे घर में कि जरूरत नहीं, वो सुरक्षित तरीका थोड़ी है, वो टेम्परेरी तरीका है। अब इसके अलावा दो तरह की और वायरिंग होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी, अस्थायी कौन सी हो गई, अस्थायी का मतलब ऐसी वायरिंग जो कि मतलब कुछ समय के लिए जरूरत होती है, ज्यादा दिन नहीं। तो जैसे कि शादी ब्याह में है ना, अपन को कहीं पे अस्थायी रूप से वायरिंग है ना, तो वो तो हो गई अस्थायी वायरिंग, है ना। उसमें कोई नियम नहीं लगता, जहाँ जरूरत हो, जैसा जरूरत वैसा कर लो, उसके लिए कोई नियम नहीं है। बस इतना ध्यान रखो कि किसी को करंट नहीं लगे, चलने फिरने वाले को, है ना, ठीक है ना। डोरी से डाल दो, तार से डाल दो, है ना, किसी चीज से भी डाल दो। लेकिन स्थायी वायरिंग जो होती है वो काम की होती है। हाँ, ये तो स्थायी है। हाँ, ये लाइट, ये स्थायी वायरिंग है, मतलब फिक्स है, ये हटनी नहीं। तो फिक्स वायरिंग, स्थायी वायरिंग। अस्थायी वायरिंग में कोई नियम नहीं, हालांकि उसको भी दीवार के सहारे बांध के, कस के और टेपिंग करके रखते हैं, लेकिन उसका कोई नियम नहीं है। अस्थायी मतलब जब तक काम, जैसी जरूरत वैसा काम करता है।
चलो स्थायी वायरिंग, तो स्थायी वायरिंग होती, वो कायदे से होती, तरीके से होती। सबसे पहली है केसिंग केपिंग वायरिंग। ठीक, स्थायी वायरिंग में अगर इतने सरल शब्दों में भी तुम नहीं समझ पाओ तो कुछ मतलब ही नहीं समझा पाओ। फोकट आ रहा है, बेफालतू में डीजल बर्बाद कर रहा है नहीं? क्यों भाई? अगर इतना इतना सरल शब्दों में भी नहीं समझ में आए तो फिर मैं नहीं मानता कि इससे ज्यादा कुछ सरल हो सकता है। नहीं आ रही ना समझ में? आ रही। कल तो आई नहीं कुछ समझ में, बताओ कल क्या बताया? अभी मैंने पूछा वोल्टेज काहे पे निर्भर करता है, अपन चुप थे। बस बस हो गया तुम्हारा अचानक आवरण। ठीक, स्थायी वायरिंग। ठीक, स्थायी वायरिंग होती सबसे पहली केसिंग केपिंग वायरिंग। केसिंग केपिंग। केसिंग का मतलब होता है खोल, केस किसी चीज का कवर है ना। तो वायरिंग केसिंग केपिंग कौन सी होती है? रबड़ की पट्टी वाली। एक चैनल को पहले इस पे फिट कर दिया, ठीक, स्क्रू की सहायता से दीवार पे, और उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। वो होती है पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग। पहले लकड़ी की चलती थी, लकड़ी का यू शेप का केसिंग दीवार के ऊपर स्क्रू की सहायता से फिक्स कर देते थे और उसके ऊपर लकड़ी का कवर कस देते थे। लेकिन वर्तमान में क्या करते हैं, पीवीसी की केसिंग केपिंग रेडीमेड आती है, बनी बनाई, है ना, आती है ना उसमें। हाँ, मदद भी रेडीमेड ही आए आजकल। ये केसिंग को सबसे पहले दीवार के ऊपर क्या स्क्रू की सहायता से, ये स्क्रू जो होते हैं 1 फीट से ज्यादा दूरी पे नहीं होना चाहिए, है ना। ये स्क्रू की सहायता से इसे कस दिया, उसके बाद इसमें जो भी चालक है केबल है भर के ऊपर से ढक्कन लगा दिया। क्या? तो ये होती है केसिंग केपिंग वायरिंग। ठीक, इसके फायदे, आसानी से फॉल्ट होने की स्थिति में खोल के अपन कहीं भी रिपेयर कर सकते हैं। ढक्कन खोला, तार बाहर आ गए, और फिर उसको सुधार के बंद कर दी। तार बदलना आसान, कनेक्शन करना आसान, है ना। तो ये इसका फायदा। लेकिन नुकसान, ऊपर वाली में सुंदर नहीं दिखती। आएगा नुकसान ऊपर वाली में, मतलब ऊपर भी हो जाती है छत में भी, लेकिन सुंदर नहीं दिखती, बाहर दिखती। ये अंदर वाली सुंदर दिखती, वो अंडरग्राउंड, वो कंड्यूट वायरिंग होती, वो भी आ रहा है, वहीं पे भी आ रहा है। मतलब अभी अपन केसिंग केपिंग की बात कर रहे हैं, है ना। चलो, पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग है ना। अब इसकी सामग्री ये लिखी हुई है क्या क्या लगेगी, जैसे कि लकड़ी की गुल्ली, स्क्रू, केसिंग केपिंग वायर, अर्थिंग तार, है ना। ये सभी में एक है। अब अपन दूसरी बात करें, बेटन वायरिंग। नंबर 2 वायरिंग। बेटन का मतलब क्या? अरे यार बस धाप गए, क्यों धाप गए? थोड़ी देर यार शांति से तो बैठो। बेटन का मतलब लकड़ी की एक चौकोर पट्टी रहती है। आजकल ये प्रचलन में नहीं है वायरिंग, बेटन वायरिंग पहले होती थी। लकड़ी की एक पट्टी दीवार के ऊपर या छत के ऊपर छेद करके स्क्रू की सहायता से ठोक दी है। लकड़ी की पट्टी बिल्कुल ऐसे, ठीक। अब इसके ऊपर क्लिप का ठोका जाता था
और उसमें तार इसमें रख के क्लिप कस दिया जाता था। आजकल बिल्कुल प्रचलन में नहीं है, पुराने मकान कहीं हो तो वहां देखने को मिल सकती है, बहुत पुराने मकानों में मिलेगी बेटन वायरिंग, आजकल बिल्कुल प्रचलन में नहीं है? नहीं मतलब उसमें क्या वायर खुले रहते थे, बस स्क्रू की सहायता से थोड़ी थोड़ी दूर पे, जैसे ये तार है ना, ओ भाई साहब ये तार है ना, मान लो कि ये लकड़ी की एक पट्टी ढकी है, उसके ऊपर ऐसे ही क्लिप से कस दी है, ये कहलाती है बेटन वायरिंग, खुली खुली। इसके अवगुण ये होते थे, एक तो ये तार खुले रहते थे तो इसमें चोट लगने से तारों के टूटने का भय रहता था, मौसम का असर भी इसमें सबसे ज्यादा पड़ता है, गर्मी का, ठंड का, बरसात का, क्योंकि वायर खुले रहते थे, ठीक, इसलिए अब प्रचलन से बाहर है ये चीज। लेकिन फायदा ये था कि कहीं भी दिक्कत हो सामने दिख जाती थी। अब अगली है कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट मतलब नहीं, कंड्यूट वायरिंग दो तरह की होती है। अब इनके बारे में विस्तार से आपको अध्ययन करना पड़ेगा, मैं सारी किताब पढ़ के और सब तो बता नहीं सकता, मैं मेरे हिसाब से देख ले, तुम तुम्हारे हिसाब से भी देख लेना। मेरे हिसाब से परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा तुम्हारे हिसाब से होगी। नहीं शायद लंबाई बड़ी करना पड़ेगा। कंड्यूट वायरिंग है ना, कंड्यूट वायरिंग मतलब कंड्यूट वायरिंग आपने पाइप की वायरिंग, ये लोहे का पाइप भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है। यार लोहे को इसलिए नहीं लगे कि एक तो वो जेब के ऊपर भारी पड़े, है नहीं, सबसे बड़ा कारण वही है। नहीं करंट तो फिर वो अंदर तक जाता, अर्थिंग हो जाता क्या उसमें नहीं वो तो लग गया, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि जेब के ऊपर भारी पड़ना है ना। प्लास्टिक का पाइप सस्ता पड़ता है, और फिर ये अंडरग्राउंड भी होती है, ओवरग्राउंड भी होती है। क्या कंड्यूट वायरिंग मतलब अंडरग्राउंड भी होती है, मतलब जमीन, मतलब सतह के ऊपर भी और सतह के अंदर भी। तो सतह के ऊपर रहती है उतनी सुंदर नहीं दिखाई देती, इसलिए हाँ, लेकिन सतह हाँ, लेकिन वो खर्चीली है, एक बार लगेगा, बार नहीं। अब किसी के पास लगाने को नहीं हो तो वो बेचारा नहीं लगाए। इसमें एक कारण देखो, एक तो उसको अंडरग्राउंड करेंगे तो तार अपन को अच्छे साइज का, अच्छी क्वालिटी का डालना है, क्योंकि अपन उसको रोज खोल बंद निकाल नहीं सकते, है ना। और दूसरी बात, फॉल्ट ढूंढना बड़ा मुश्किल रहता है, मतलब अगर हो गया तो फिर फॉल्ट ढूंढने में बड़ी आसानी होती, दिक्कत होती है, दीवार और या फिर इसका एक्सटेंशन करना मुश्किल है। अगर एक जगह लग गई, दूसरी जगह ले जाना है, दूसरी जगह कहीं पाइप उतारना है, तो फिर पूरा खोदना, तोड़ फोड़ ज्यादा होती है, लेकिन सुंदर दिखती है, वो खर्चीली होती है। हाँ, वो जेब का तो खेल ही है सारा, है ना क्या। तो इसके अंदर अब इसके विभिन्न क्या क्या चीजें लगती है, तो इसके अंदर एक जैसे पाइप, कंड्यूट पाइप है, पाइप टू पाइप जोड़ने के लिए सॉकेट लगता है, सभी जानते हैं। खेत पे पानी का पाइप जोड़ने के लिए भी सॉकेट लगता है, उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए। मोड़ने के लिए एल्बो लगता है, कोहनी, उसके एल्बो का मतलब कोहनी होता है ना। और बेंड भी कैसे रहेगा, एल्बो जो रहता है वो शार्प रहता है, क्या इस तरह का, और
एल्बो जो तो बेंड जो रहता है मतलब इसमें तार एकदम मुड़ता है, इसमें आपको बड़े धीरे 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 ये बेंड कहलाता है, ठीक, ये एल्बो कहलाती है। और 3 जगह ले जाना हो तो टी का उपयोग करना पड़ता है। और चाय 4 जगह ले जाना हो तो जंक्शन मार्क, गोल डब्बी, उसके 4 मुंह और ऊपर ढक्कन। ये इसमें लगने वाले उपकरण है कसने के लिए। इसको अगर ओवरग्राउंड है तो क्लिप की जरूरत पड़ेगी, स्क्रू की जरूरत पड़ेगी। अंडरग्राउंड है तो दीवार के अंदर कुछ जरूरत नहीं पड़नी, है ना। धूल धूप वर्षा सभी से सुरक्षित रहती है, बड़ी सेफ वायरिंग है ना। नहीं, करंट का डर तो अगर आप प्रॉपर अर्थिंग करोगे तो नहीं है। अर्थिंग वायर भी है, उस पे भी करंट आ जाता है। चलो देखे आगे, चलो बाहर से देख ली तो दिक्कत से भी अंडरग्राउंड थी। चलो ये तो हो गई लाइटिंग वायरिंग। सीधे बैठा कर क्या अब है पावर वायरिंग। क्या समझे आप पावर वायरिंग से? ये तो थी सिंगल फेस वाली। पावर वायरिंग मतलब 3 फेस वाली, जनरली अपने उद्योगों में उपयोग होती है ना। बड़े उद्योगों में, छोटे में, खेतों पे होती है, हाँ। घरों में भी उपयोग होती है। बड़े घरों में 3 फेस का उपयोग होता है जिनमें लोड ज्यादा होता है। जब लोड ज्यादा होता है सिंगल फेस से काम नहीं चलता। क्या होता है कि एक फेस पे लोड आ जाएगा तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप, है ना। इसलिए 3 फेस का कनेक्शन लेना पड़ता है। तो अपनी पावर वायरिंग भी तीनों तरीके से होती है, कंड्यूट, केसिंग केपिंग, है ना, और बेटन वायरिंग। जिस तरीके से वो सिंपल वो वायरिंग होती है लाइटिंग वायरिंग, उसी तरह से पावर वायरिंग होती है। लेकिन इस वायरिंग को करने में ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर 3 फेस एक साथ चलते हैं ना, ठीक। तो ये तीनों फेस आपस में भी अगर टकरा गए तो भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वोल्टेज अधिक होने से अधिक नुकसान होता है। इसलिए इसके अंदर बहुत अच्छा केबल उपयोग करना चाहिए, मतलब अच्छी क्वालिटी का, है ना। और दूसरा, अगर ये किसी अर्थ से टकरा गए जब भूमिगत, तो इसके अंदर झटका लगने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, दुर्घटना के चांसेस भी। इसीलिए कहा जाता है कि बेटा ISI मान वाली विद्युत सामग्री उपयोग करना चाहिए अपन, है ना। दूसरा है कंट्रोल वायरिंग।
कंट्रोल वायरिंग से क्या समझे आप? देखो ये पावर वायरिंग हो गई थी, सुनो। आप ये सिंपल सा लो, आर वाई टी है ना, ये तीन फेज आपके आ रहे हैं घर के अंदर, ठीक। तो जब ये आ रहे हैं तो जो स्टार्टर होता है ना, मोटर के पहले जो स्टार्टर लगा रहता है ना, उसके अंदर दो तरह की वायरिंग होती है। ये विद्युत पैनल जो है ना, ये भी ये कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल मतलब जो कि उपकरणों का नियंत्रण करती है, वो वायरिंग, वो तीन फेज की नहीं होती। जैसे स्टार्टर है, कैसा रहता है आपका स्टार्टर? स्टार्टर में ये तीन फेज आते हैं, ये ऊपर रिले लगी रहती है ना, इसके अंदर ये तीन फेज आते हैं, ठीक। तीन फेज के बाद नीचे चलते हैं तो ये कनेक्टर कॉन्टेक्टर लगा रहता है, जिसे आप झूला बोलते हो, है ना, ऊपर नीचे जो होता है ना, ये स्टार्टर में तो रहता है। रिले सबसे ऊपर रहती है, जिसमें आप रेंज सेट करते हो, वो होती है रिले, ठीक। रिले में तीन फेज आए, ठीक। उसके बाद में रिले से तीन फेज निकले, मतलब यहां से तीन फेज ये निकले। रिले का काम रहता है बंद चालू करना ओवरलोड की स्थिति में। तीन फेज निकले, कॉन्टेक्टर में आए। कॉन्टेक्टर ऐसा उपकरण रहता है, इसके पीछे एक विद्युत चुंबक लगा रहता है, ठीक। तो ये कॉन्टेक्टर में क्या हुआ, ये तीन फेज ऐसे आते हैं। जब अपन पुश बटन को दबाते हैं तो ये कॉन्टेक्टर ऊपर चला जाता है और मोटर चालू हो जाती है, ठीक। तो ये मोटर में जो तीन फेज गए, ये कहलाती है पावर वायरिंग। और वो वायरिंग जो पुश बटन में करी होती है, जो इसको कंट्रोल करती है ऑन ऑफ करने में। यहाँ पे आपने देखा होगा दो तार यहाँ रहते हैं, दो तार यहाँ लगे रहते हैं, इसमें एक कॉइल लगी रहती है, उसमें भी दो तार लगे रहते हैं, वो रहते हैं सिंगल फेज के। एक फेज रहता है, एक न्यूट्रल रहता है। तो वो जो वायरिंग इसको कंट्रोल करने के लिए, झूले को चलाने के लिए, मोटर को चालू करने के लिए, बंद करने के लिए, वो कहलाती है कंट्रोल वायरिंग। मतलब ये तीन फेज वाली तो हो गई पावर वायरिंग, और बाकी जो वायरिंग होती है जो उसको संचालन करने के लिए, उसे कंट्रोल वायरिंग कहते हैं, नियंत्रण करने वाली वायरिंग। इन पैनलों के अंदर भी जो वायरिंग है वो कंट्रोल वायरिंग है। मोटर को तो तीन फेज मिलते हैं, लेकिन कंट्रोल पॉइंटों को सिंगल फेज मिलता है। संचार एवं मनोरंजन वायरिंग कौन सी? संचार मनोरंजन, अरे आपकी डिश केबल चलती है, वो वायरिंग संचार वायरिंग ही तो है ना, वो वायरिंग। अब गुरु, अब तो इसके अंदर कुछ वायरिंग के सिंबल दिए हुए हैं। अरे यार, ओ भाई, जल्दी निपटाया है, खाना निपटाया है, मिलेगा एक एक रोटी। वैसे भी यहाँ बैठने से कोई फायदा तो है नहीं जबरदस्ती
विद्युत वायरिंग परिपथ संकेत। जनरली क्या होता है कि जब अपन विद्युत वायरिंग को, वो तो कुछ भी नहीं है, परिपथ की योजना वगैरह वो तो कुछ भी नहीं है अपनी से है। मेन है संकेत। जब अपन किसी ड्राइंग में या कागज के ऊपर किसी वायरिंग का परिपथ बनाते हैं, वायरिंग का परिपथ जैसे कि प्लाट होता है ना मकान का, क्या हो रहा है इसमें?